हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AKS क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर, जिसमें हम पढ़ेंगे लगभग 10 सवाल देखेंगे और 10 सवाल में से कम 10 नंबर का जरूर आ जाएगा बोर्ड यूपी बोर्ड पेपर में। तो हम वीडियो को लास्ट तक देखें। पहला सवाल जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि F बराबर जो सूत्र होता है वो होता है R/2। अर्थात फोकस दूरी जो होती है वो सदैव वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो यहां पर दिया क्या है, फोकस दूरी, अर्थात F दिया है 12 सेंटीमीटर, निकालना हमें R है। तो हम इस सूत्र से R का सूत्र बना सकते हैं। R बराबर 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2 गुणे F, अर्थात 2 गुणे F हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 दुनाई 24 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी होती है वो सदैव वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, अर्थात 1/2 होती है। क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर उभरा होता है। जब कोई वस्तु हम यहाँ रखते हैं तो वस्तु के सामने जब हम प्रतिबिंब बनता है तो सदैव दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता है, तो इसलिए प्रतिबिंब इधर बनेगा लेकिन वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है। अर्थात जब भी वस्तु रखते हैं, हम कोई भी वस्तु जब हम देखते हैं दर्पण में यानी शीशा में, तो सदैव सामने रखी जाती है। यदि उत्तल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा दर्पण के, और अवतल दर्पण होगा तो प्रतिबिंब आगे बनेगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरा नंबर। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n बराबर सूत्र होता है C/V। n क्या है? अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक यानी हिंदी आपका गणितीय सूत्र है और ये हिंदी है। अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम कोई भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, मतलब माध्यम कुछ भी हो सकता है। लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल का जो मान होता है वो सदैव बराबर होता है, ये कभी मान बदल नहीं जाता। अर्थात निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये मीटर प्रति सेकंड है। कहीं कहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं कि यदि हमें जो है इसको लिख दिया जाए 3 × 10⁸ या 10⁵ कर देते हैं, फिर इसको आ जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए ये किलोमीटर प्रति सेकंड है। जब हम मीटर प्रति सेकंड को बदलेंगे किलोमीटर प्रति सेकंड में तो 1000 का भाग करेंगे, और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। तो इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं, और यही 10⁻³ कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। जब ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से 8 से 3 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, अर्थात यहाँ किलोमीटर हो जाता है। तो कहीं कहीं पर बच्चे क्या कर देते हैं, लिखा होता है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, तो बच्चे इसको तुरंत मार देते हैं। हमें ये देखना है मात्रा क्या है। यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो जब किलोमीटर प्रति सेकंड हो तो पावर में क्या होगी? 5। जब मीटर प्रति सेकंड होगा तो पावर में क्या होगी?
8। तो यहां पर हम देखेंगे n बराबर c हमारा दिया है 3 × 10 की पावर 8 और v हमारा दिया है 1.5 × 10 की पावर 8। तो ये इससे कट जाएगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 2। ये आपका आ जाएगा अपवर्तनांक, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सवाल बता दो। नहीं रुका। अगला सवाल तीसरा जो है वो है प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित करना है। प्रकाश के अपवर्तन को और प्रकाश के परावर्तन को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है, अर्थात इसकी परिभाषा देना। क्योंकि हर बार यूपी बोर्ड का आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, सब में एक या तो प्रकाश का अपवर्तन या तो प्रकाश का परावर्तन, दो में से कोई एक जरूर पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन को हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण, ये हमारा मान लो चिकनी पॉलिशदार सतह है, चिकनी सतह है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर अभिलंब होता है, ये हमारा क्या है, अभिलंब है। इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ये आपतित किरण है और ये हमारी क्या है, परावर्तित किरण है। ये परावर्तित किरण है। ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब। ये हमारी अभिलंब है। तो हम ये हमारा I है और ये हमारा R है। हम इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, कोण, और इसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, अब हम देखेंगे फिर से एक बार परिभाषा। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को या इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के जो दो रूल हैं, प्रकाश के परावर्तन के पहली बात तो दो नियम है। पहला नियम यह है कि कोण I कोण R के बराबर होगा, अर्थात ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा रूल ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होंगे, अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कहाँ होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। ये हमारे दो रूल है, पहला ये, दूसरा ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, अभिलंब एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। ये हमारे परावर्तन के नियम हैं। अब हम परावर्तन के दो प्रकार देखेंगे। अब हम देखेंगे परावर्तन के दो प्रकार। परावर्तन के दो प्रकार, पहला प्रकार ये है, रोक दो ना। परावर्तन के जो दो नियम हैं, यानी परावर्तन, अभी जब हम पढ़े परावर्तन, तो परावर्तन के दो रूल हैं।
पहला नियम ये है, पहला प्रकार ये है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा नियमित परावर्तन। इसमें हम देख रहे हैं कि जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर है। जो बीच की डिस्टेंस है वो बराबर है। ये नियमित परावर्तन है। नियमित परावर्तन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किरणों के बीच की दूरी बराबर होती है परावर्तन के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। और एक होता है दूसरा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है, खुरदुरे पृष्ठ पर होता है। नियमित परावर्तन सदैव चिकने पृष्ठ पर होता है, समतल पृष्ठ पर, और अनियमित परावर्तन खुरदुरे पृष्ठ पर होता है। जैसे जब कोई प्रकाश किरण यहां आई तो यहां से टकरा के इधर चली गई। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण यहां पड़ी तो हो सकता है ये इधर चली जाए। जब कोई प्रकाश किरण इधर पड़े तो इधर चली जाए। मतलब कि कोई रास्ता निर्धारित नहीं है, इधर उधर चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये पृष्ठ क्या है, खुरदुरा है। खुरदुरा पृष्ठ होने के कारण प्रकाश किरणों की कोई दिशा निश्चित नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं ये कौन सा परावर्तन है, अनियमित परावर्तन है। इसी के कारण आप लोग देखे होंगे जब हम रास्ते में साइकिल से जाते हैं तो रोड में क्या होता है, कहीं पर ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि आगे कुछ दूर जाएंगे तो पानी जैसे दिखाई दे रहा है। वो यही परावर्तन है। नियमित परावर्तन के कारण ही हमें ऐसा लगता है कि आगे कोई क्या है, पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरा देखेंगे। अभी हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार क्या है। अब हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन है वो क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन अभी हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या था, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है, माध्यम दो होते हैं। एक वायु माध्यम होता है, एक कांच माध्यम हो सकता है। एक कांच माध्यम, एक जल माध्यम हो सकता है। एक वायु और एक जल माध्यम हो सकता है। मतलब माध्यम चेंज रहेंगे तभी प्रकाश का अपवर्तन होगा। जैसे हम देखते हैं कि जब हम कांच का गिलास लेते हैं और पेंसिल उसमें डालते हैं तो पेंसिल हमें क्या दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है। वो किसके कारण दिखाई देती है, हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पेंसिल हमें क्या, मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो हम देखेंगे, ये मान लेते हैं वायु माध्यम है और ये मान लेते हैं हम जल माध्यम है, जल माध्यम है। तो हम कहेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अब देखिए ये हमारा रहा अभिलंब, ये हमारा है अभिलंब, अभिलंब होता है। और ये हमारी होती है आपतित किरण, ये हमारी होती है, देखिए ये यहां सीधे ना जा करके इसका सिर्फ हम आभास करेंगे
और अपने पथ से विचलित हो जाएगी, अर्थात ऐसे चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश, और ये हमारी आपतित की, ये परावर्तित किरण हो जाएगी, परावर्तित किरण, ये हमारी परावर्तित किरण, ये हमारा आई हो जाएगा और ये हमारा जो है आर हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इसको हम बोल सकते हैं, इसको अपवर्तित किरण बोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अर्थात अपने पथ से क्या हो जाती है, हट जाती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। जैसे जब हम देखते हैं कि कक्षा 8 तक बच्चा बिल्कुल साधारण से चलता है, सावधानी से चलता है, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। अब जब 9-10 में जाता है तो उसके पथ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, पथ क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कोई इस रास्ते से चला जाता है, कोई प्रेम मार्गी रास्ता अपना लेता है, कोई ज्ञान मार्गी रास्ता अपना लेता है। तो जो लोग ज्ञान मार्गी से जाते हैं वो बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो लोग प्रेम मार्गी अर्थात हाय हेलो में पड़ जाते हैं, वो इंटर के बाद उनकी लाइफ क्या हो जाती है, इंटर के बाद ही समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन हम देखेंगे, स्नेल का नियम, स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या है? तो स्नेल का अपवर्तन का जो नियम है, वो पहला नियम हम बताए थे, साइन आई बटे साइन आई बराबर साइन आर, अर्थात अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम के अनुसार उसको स्नेल का नियम कहते हैं। जो दूसरा रूल है वो रूल ये है, किसी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए अर्थात साइन, तथा अपवर्तन कोण कीजिए आर का अनुपात सदैव क्या होता है, नियतांक होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साइन आई बराबर बटे साइन आर, और बराबर लिख सकते हैं नियतांक। तो हम ये कह सकते हैं कि आपतन कोण कीजिए, यानी आपतन कोण कीजिए, तथा परावर्तन तथा अपवर्तन कोण कीजिए, क्या होती है, दोनों नियतांक होती है। इनका जो रेशियो अर्थात इनका जो अनुपात है वो क्या होती है, नियतांक होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन आई रेशियो साइन आर। जो ये अनुपात होता है, ये जो बटे होता है, इसका मतलब ही रेशियो होता है। अर्थात चाहे जैसे कि हम 2/3 लिखें, चाहे 2/3 लिखें। अगला सवाल हम देखेंगे, 5वां, अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के मध्य रखी वस्तु का किरण आरेख बनाना है। तो हम ये हमारे सामने ये चित्र है जिसमें हम देख रहे हैं ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो धंसा होता है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो धंसा होता है। तो इसमें हम देखेंगे, सवाल हमारा कह रहा है ध्रुव अर्थात पी तथा फोकस अर्थात एफ के जो बीच में स्थित वस्तु है उसका हमें प्रतिबिंब बनाना और उसका हमें किरण आरेख खींचना है। तो ये हमारा मुख्य फोकस होता है और ये हमारा पी अर्थात मुख्य अक्ष होता है। इसके जो बीच में बीचों बीच कोई वस्तु रखी है, इसका हमें किरण आरेख बनाना है। तो किरण आरेख बनाने के 3 रूल होते हैं, जिनमें से कम 2 रूल अनिवार्य हैं। उस किरण आरेख में किरण आरेख को बनाने के लिए 2 रूल अनिवार्य रूप से उस पे लगेंगे। पहला रूल ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, पहला रूल ये होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो ये वस्तु है हमारी, ये परावर्तक पृष्ठ से टकराई तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। अर्थात ये मुख्य फोकस है हमारा, इससे होकर जाती है।
हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु की प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि जब कोई किसी वस्तु की प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह जब कोई प्रकाश किरण किसी केंद्र से होकर जाती है, परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद किससे होकर जाती है? केंद्र से। तो पुनः उसी पथ पर वापस चली जाती है। अर्थात ये यहाँ आ रही थी और इसी पर वापस चली गई, और हम इसको अब आगे मिलाएंगे, आगे ले जाएंगे, तो ये कुछ दूर जाके दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। अर्थात पहला रूल ये है कि जब कोई किसी वस्तु के प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा, जब कोई प्रकाश किरण किसी केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकरा के उसी माध्यम में उसी मार्ग पर क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। अर्थात ये केंद्र है, वक्रता केंद्र से गई और वक्रता केंद्र पर ही लौट गई। तो अब हम देखते हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं हमारा प्रतिबिंब वही बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा हमारा सीधा। देखिए सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और तीसरा हम ये कह रहे हैं आभासी बनेगा, अर्थात आभास किया जा रहा है। और चौथा हम ये कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे बनेगा। अर्थात जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि वस्तु 5 सेंटीमीटर का है तो हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर का हो। दूसरा आभासी बनेगा, सिर्फ हमें आभास होगा। और चौथा हम देखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमारा रहा जब वस्तु मुख्य फोकस अर्थात कैपिटल एफ और पी के बीच में स्थित है। अगला सवाल हम देखेंगे छठवां। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कितने सेंटीमीटर पर बनेगा वो दर्पण से। तो हम देख रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अर्थात जो हमारा एफ दिया है वो 15 सेंटीमीटर दिया है, और दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर, अर्थात जब दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को यू कहते हैं, अर्थात यू बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्या है कि यहां पर कौन सा दर्पण है, सबसे पहले हमें यह पता करना है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में एफ फोकस दूरी, यू वस्तु की दूरी और वी प्रतिबिंब की दूरी, तीनों का मान माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक होता है? क्योंकि जब हम दर्पण बनाएंगे तो यहां हम पढ़ेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश में क्या हम पढ़ते हैं कि ये हमारा दर्पण है, ये हमारा दर्पण है, इधर प्लस आयन होता है और मतलब चतुर्थांश में इधर क्या होता है? माइनस होता है। तो जब हम देखेंगे इधर प्लस है तो हम दर्पण, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु सामने रखी जाती है, प्रतिबिंब भी सामने बनता है। और जब प्रतिबिंब सामने बनेगा तो देखिए यहां ये फोकस दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, और ये प्रतिबिंब की दूरी। अर्थात हम कह सकते हैं ये यू है, ये हमारी एफ है, स्मॉल एफ, और ये हमारी
v है। तो हम ये कह सकते हैं वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, u। फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वहां से दर्पण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, v कहते हैं। अर्थात इनका तीनों का मान किसमें होता है, माइनस में। ध्यान ये रहे कि जिसका मान दिया होता है उसका हमें माइनस में रखना होता है, और जिसका मान नहीं दिया होता वो सदैव प्लस में रखा जाता है। जब लास्ट में निकालते हैं तो वो किसमें आता है, माइनस में। तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मुख्य सूत्र है। अब हम इसमें रख देंगे 1/-15 बराबर 1/v और -1/10, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v। जब इसको आगे हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा 30 एलसीएम, तो -2 और इसका हो जाएगा +3 बराबर 1/v। तो हम ये कह सकते हैं 1/30 बराबर 1/v। पलट देंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 30। अब देखिए प्लस में आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जो वस्तु की स्थिति है, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति है, वो क्या है, 30 सेंटीमीटर है, और जो प्राकृतिक है इसकी वो क्या है, धनात्मक है। क्या है, धनात्मक है, क्योंकि किसमें आ रहा है, प्लस में, और इसकी स्थिति क्या है, 30 सेंटीमीटर है। ये हमारा रहा। इससे ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बोर्ड पेपर में जरूर से जरूर पूछता है।